दशकों तक अमेरिकी राजनीति में खुद को समाजवादी कहना राजनीतिक आत्महत्या माना जाता था, लेकिन अब ये टैग नई पीढ़ी के उम्मीदवारों के लिए तेजी से एक आकर्षण बनता जा रहा है। न्यूयॉर्क में जोरान मामदानी की जीत के साथ ये रफ्तार और तेज हो गई और 2026 में लोकतांत्रिक समाजवादियों ने संसदीय चुनावी मुकाबलों से लेकर फ्लोरिडा की डेमोक्रेटिक सेनेट प्राइमरी तक जीत हासिल की है। उनका मुख्य मुद्दा आर्थिक है। आवास की कम लागत, मजबूत यूनियनें, विस्तारित स्वास्थ्य देखभाल और अमीरों पर ज्यादा टैक्स। और वे पारंपरिक पार्टी संस्थाओं के बजाय युवा मतदाताओं, जमीनी स्तर के स्वयंसेवकों और छोटे छोटे दान पर बहुत अधिक निर्भर कर रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा है जो लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इजराइल। इनमें से कई उम्मीदवार इजरायली नीति की कड़ी आलोचना करते हैं, अमेरिकी सैन्य सहायता का विरोध करते हैं या उसे सीमित करना चाहते हैं, और डेमोक्रेटिक प्राइमरी में इजराइल समर्थक समूहों के खर्च का खुलकर विरोध करते हैं। इसका मतलब है कि इजराइल अब सिर्फ एक विदेश नीति का सवाल नहीं रह गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ हिस्सों में यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और पार्टी की स्थापित धारा और बढ़ती प्रगतिशील वामपंथी धारा के बीच एक और विभाजन रेखा बन गया है। आज रात की बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेनरी ओल्सन, जो एथिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी सेंटर में सीनियर फेलो हैं और कंजर्वेटिव्स क्रॉसरोड्स पॉडकास्ट के होस्ट हैं। बेंजामिन बर्गस, जैकोबिन के कॉलमिस्ट और आने वाली किताब द ब्लूप्रिंट हाउ सोशलिज्म के सह लेखक, हाउ सोशलिज्म कैन वर्क इन द रियल वर्ल्ड, और ओवन ऑल्टमैन, हमारे i24 न्यूज के सीनियर संवाददाता। तो चलिए हमारे 30 सेकंड के रैपिड फायर राउंड से शुरू करते हैं। क्या इजराइल के खिलाफ प्रतिक्रिया ही संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बढ़ने का मुख्य कारण है? याद रखिए, आप दोनों के पास इस पहले जवाब के लिए 30 सेकंड है। हेनरी, आप पहले हैं। यह मुख्य कारण नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और वामपंथ डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर काफी समय से बढ़ रहा है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये डेमोक्रेटिक प्रतिष्ठान के बारे में उनकी कुछ आलोचनाओं को बहुत भावनात्मक तरीके से स्पष्ट करता है, जो उनके मतदाताओं को आकर्षित करता है। बेन, इस सवाल पर आपकी क्या राय है? हाँ, मैं मानता हूं कि यह मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण आर्थिक है, लेकिन यह निश्चित रूप से कारणों की सूची में कहीं ना कहीं शामिल है। अमेरिकी जनता ने वर्षों तक अमेरिकी निर्मित बमों को कैंसर वार्ड, मस्जिदों और डे केयर सेंटर्स पर गिरते हुए देखा है। यह काफी अजीब होगा अगर हम में से बहुत से लोग उस डेमोक्रेटिक नेतृत्व से घृणा महसूस ना करें जिसने सबसे पहले हथियार भेजने के लिए वोट किया था। ठीक है, ओवन ऑल्टमैन, इस सवाल पर आपकी क्या राय है? असल में गाजा में इजराइल की नीति की आलोचना के तर्कों को एक तरफ रख दें। देखिए, मैं दोनों से सहमत हूं। जाहिर है ये मुख्य रूप से आर्थिक चिंता का विषय है। एक सीएनबीसी सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 18 से 34 वर्ष के 72% लोग मानते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। सिर्फ 5% लोगों ने इसे किसी भी रूप में अच्छा माना। लेकिन इजराइल का मुद्दा उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। बस सहायता बंद कर दें, हथियारों की आपूर्ति बंद कर दें वगैरह। शिक्षा की लागत, आवास और स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों को हल करना कहीं ज्यादा जटिल है। इजराइल के मुद्दे को उछालना कहीं आसान है और आमतौर पर इजराइल लोकप्रिय नहीं है, तो यह चुनावी तौर पर भी उनकी मदद करता है। ठीक है, तो अब मैं हमारे अगले सवाल पर बढ़ना चाहती हूँ। अब हम पैनलिस्ट्स को लंबे जवाब देने का मौका दे रहे हैं। आप जानती हैं, हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवारों के बीच आमतौर पर इजराइल और विदेश नीति पर काफी ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए, ऐसे पदों में से एक, उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का पद है। जब ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार न्यूयॉर्क के मेयर जैसे पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वे इजराइल और विदेश नीति पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? हेनरी, मुझे लगता है क्योंकि डेमोक्रेटिक वामपंथी वास्तव में इससे नाराज हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वे बात कर सकते हैं और इनमें से कई लोग संघीय पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जहां यह मुद्दा बहुत मायने रखता है। मेरा मतलब है, ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी के लिए अभियान इजराइल और गाजा के मुद्दों पर आधारित नहीं था, लेकिन ये मुद्दा कई प्रगतिशील लोगों को सक्रिय करता है। और अजीब बात है कि कई यहूदी पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए भी, खासकर न्यूयॉर्क सिटी में। लेकिन संघीय चुनावों में, सेनेट चुनावों में, हाउस चुनावों में, जहां वे इस साल वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, इजराइल को सहायता और गाजा युद्ध जैसे संघीय मुद्दे काम का बहुत बड़ा हिस्सा है और यही एक वजह है कि वे इसके बारे में बात करते हैं। दिलचस्प। बेन, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, मैं सहमत हूं कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्थानीय पद के उम्मीदवारों का ध्यान इस पर नहीं रहा है। निश्चित रूप से जोरान का ध्यान इस पर नहीं था, भले ही लोगों ने उनसे इसके बारे में लगातार पूछा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इस मुद्दे पर अजीब तरह से ध्यान केंद्रित हैं। ये बात किसी के लिए भी सही नहीं बैठती जिसकी याददाश्त 1 या 2 साल से ज्यादा हो। जोरान से पहले हर न्यूयॉर्क सिटी मेयर इजराइल की यात्रा को एक तरह की राजनीतिक तीर्थ यात्रा की तरह पेश करते थे।
और अब जो लोग कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इजराइल पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, उन्हें उस समय इससे कभी कोई दिक्कत नहीं थी। राजनीतिक प्रतिष्ठान हमेशा से इजराइल पर केंद्रित रही है, बस उस फोकस की राजनीति बदल गई है। ओवन, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसे सुलझाना आसान है ना? इसमें नेताओं के लिए इसकी कोई बड़ी राजनीतिक कीमत नहीं है। इसका समाधान खास तौर पर जटिल नहीं है। बस सहायता के खिलाफ वोट करें और फिर बाद में आक्रामक हथियार बेचने के खिलाफ वोट करें और फिर बाद में रक्षात्मक हथियार बेचने के खिलाफ वोट करें। फिर संबंध तोड़ दें, प्रतिबंध लगाना शुरू करें, क्योंकि जाहिर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अति वामपंथी सिर्फ सहायता पर नहीं रुकेंगे, वे आगे बढ़ते रहेंगे। इस मुद्दे पर बहुत महत्वाकांक्षी हैं और इजराइल आमतौर पर अलोकप्रिय है। ये केवल वामपंथियों में ही अलोकप्रिय नहीं है, ये स्वतंत्र मतदाताओं में भी अलोकप्रिय है और युवा रूढ़िवादियों और युवा रिपब्लिकनों में भी अलोकप्रिय है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे उन्हें लगता है कि वे चुनावी समर्थन हासिल कर सकते हैं। ये नताशा राजनीति में पैसे के मुद्दे से भी जुड़ता है, क्योंकि इन डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में इनमें से बहुत सी डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में एआई पैक की भूमिका है, तो वे इस पर दोहरा रुख अपना सकते हैं। वे इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं और इजरायली नीति की आलोचना भी कर सकते हैं और साथ ही राजनीति में पैसे के मुद्दे के खिलाफ भी। इन दोनों को जोड़ सकते हैं और इन्हें अपने व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ सकते हैं, एक ऐसे मुद्दे पर जहां समाधान कॉलेज शिक्षा की लागत कम करने, बड़े शहरों में आवास की कमी से निपटने और निश्चित रूप से उस स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे से निपटने की तुलना में कहीं अधिक सरल है, जिसने दशकों से अमेरिकी राजनीति को परेशान किया है। इजराइल का मुद्दा हल करना कहीं ज्यादा आसान है, ये उनके लिए कहीं ज्यादा लोकप्रिय भी है। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिसकी ओर उम्मीदवार आकर्षित होंगे, खासकर न्यूयॉर्क जैसे स्थान में भी। आप जानती हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स हाई प्रोफाइल प्राइमरी जीत रहे हैं। अभी क्यों? ऐसा क्या है जो मतदाताओं से जुड़ रहा है, जिसे स्थापित डेमोक्रेट संबोधित करने में असफल रहे हैं? और मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपनी राय दें। देखिए, मुझे लगता है कि कई ऐसे पुराने मुद्दे हैं जिन पर जनता का गुस्सा अब उबाल पर आ गया है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवा, जिसका कुछ बार जिक्र भी हुआ है, उनमें से एक है। वैसे मैंने इस विचार का विरोध किया है कि किसी नीतिगत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा कोई बहुत ही जटिल चीज है जिसे समझना या उससे निपटना बहुत मुश्किल है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के पास जाहिर है हमेशा से एक बहुत स्पष्ट समाधान रहा है, जो है सभी के लिए एकल भुगतानकर्ता मेडिकेयर सिस्टम की ओर बढ़ना। यह विडंबना है कि यह काफी हद तक उसी तरह है जैसा कि इजराइल में कुछ समय से लागू है और इसमें कोई खास जटिलता नहीं है। और ये जो अपील है कि हमें विदेशों में निर्दोष लोगों को मारने के लिए बमों पर पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह अपने देश में सामाजिक जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, ये बात इस समय बहुत से आम अमेरिकियों को समझ में आती है। हेनरी, इस बारे में आपकी क्या राय है? डेमोक्रेटिक वामपंथी तब से डेमोक्रेटिक प्रतिष्ठान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं जब से बिल क्लिंटन का दौर था। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर वेलफेयर रिफॉर्म बिल को लेकर बगावत हुई थी। हमें 2000 के आम चुनाव में राल्फ नेडर और 2004 में हॉवर्ड डीन की ओर से वामपंथ की चुनौतियां मिली थी। मुझे लगता है अब जो चीजें इसे स्पष्ट कर रही हैं वे कुछ बातें हैं। एक तो बहुत गंभीर आर्थिक चिंताएं हैं कि जो लोग अंदर नहीं हैं वे आम तौर पर बाहर हैं, और अगर आप वामपंथ की ओर झुकते हैं तो इसका मतलब है कि आप चरम वामपंथ की ओर झुकते हैं। और फिर यह तथ्य है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 बार चुने जा चुके हैं और डेमोक्रेटिक प्रतिष्ठान, जो हमेशा खुद को जीतना जानने वाले समूह के रूप में पेश करता है, उसे कई हारों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे आदमी से जिसे सभी डेमोक्रेट्स नापसंद करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और प्रगतिशील लोग तो खास तौर पर उससे नफरत करते हैं और घृणा करते हैं, वो भी 3 बार जोर देकर। तो अब आपके पास ऐसी स्थिति है जहां पूरे देश में डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग आधे मतदाता डेमोक्रेटिक नेतृत्व को बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि वे हमेशा उससे नाराज रहे हैं। और वे खास तौर पर इसलिए नाराज हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रगतिशीलों की नजर में उन्होंने परोक्ष रूप से उस आदमी के शासन को परोक्ष रूप से संभव बनाया जिससे वे घृणा करते हैं। आप जानती हैं, और मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे इजराइल अमेरिकी वामपंथ और दक्षिण पंथ के कुछ हिस्सों को एक साथ ला सकता है। खास तौर पर हम एक जैसी आलोचना सुन रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए इस बातचीत में हेनरी और बेन दोनों ही जब बात आती है अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और विदेशी सहायता की आलोचना की। सही है, ये सिर्फ कट्टर वामपंथ और कट्टर दक्षिणपंथ नहीं है नताशा, मध्यम मार्गी तबका भी इसमें शामिल है। बहुत से स्वतंत्र मतदाता भी इजराइल को पसंद नहीं करते। और अगर आप देखें, उदाहरण के लिए मेरे अपने राज्य मिशिगन में अब्दुल एल सैयद के प्राइमरी अभियान में और अब उनके आम चुनाव अभियान में भी उनका इजराइल पर संदेश स्वतंत्र मतदाताओं को ध्यान में रखकर दिया गया है। सही है ना? वो क्या कहते हैं, मूल रूप से वही जो हमारे मेहमानों ने कहा है, जो पैसा इजराइल को सहायता के रूप में दिया जा रहा है वो स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जा सकता है। खैर छोड़िए, बेशक ये पूरे संघीय बजट में एक बहुत ही छोटी राशि है। बजट यही वजह नहीं है, कई मामलों में अमेरिकियों के पास सही स्वास्थ्य सेवा नहीं है, या रहने के लिए घर नहीं है, या फिर शिक्षा की लागत बहुत ज्यादा है। इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उनके लिए इस मुद्दे को पेश करने और उस आर्थिक चिंता को साधने का एक उपयोगी तरीका है। आप जानते हैं, बड़े सवाल पर नताशा, द अटलांटिक में लेखक टाइलर ऑस्टिन हार्पर का एक शानदार लेख है जिसका नाम है अमीर बच्चों को समाजवाद क्यों पसंद है। और जो वह मूल रूप से कहते हैं, मैं उसकी दलील को थोड़ा अपने शब्दों में कहूंगा। जो आपने 10 साल पहले देखा, ये मेरी समझ है, वो ये है कि श्वेत श्रमिक वर्ग ने
आर्थिक स्थिति के खिलाफ विद्रोह किया और चरम दक्षिणपंथ और डोनाल्ड ट्रंप की ओर आकर्षित हो गया। अब आप देख रहे हैं कि श्वेत मध्यम वर्ग, श्वेत शिक्षित वर्ग अर्थव्यवस्था की स्थिति के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। एआई के बढ़ते प्रभाव, उन प्रबंधकीय नौकरियों का वस्तुकरण, या जैसा कि वह अपने लेख में शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना, वे नौकरियां जिनके लिए आप पहले अमेरिका में कॉलेज जा सकते थे। सिर्फ एक पीढ़ी पहले तक आप डिग्री लेकर स्नातक होते थे और उम्मीद करते थे कि आपको एक सुरक्षित मिडिल क्लास नौकरी मिलेगी। अब ये बात साफ तौर पर सच नहीं है। जेन जेड इसे महसूस कर रही है और आखिर में वोटिंग बूथ पर उस गुस्से को जाहिर भी कर रही है ना? और हमने हाल ही में मिशिगन सेनेट प्राइमरी में ये देखा है, जहां हमेशा की तरह इन प्राइमरीज में जो लोग सबसे ज्यादा दूर बाएं उम्मीदवारों की तरफ आकर्षित होते हैं, वे वही हैं जो युवा हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्री है और जिनकी आय कम है। और वो समूह जो पढ़ा लिखा है लेकिन जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति गिर रही है, वही अमेरिकी सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर 10 साल पहले आपने अमेरिकी राजनीति में श्वेत वर्किंग क्लास की बगावत का जबरदस्त असर देखा था, तो अब जो हम देख सकते हैं वो श्वेत मिडिल क्लास की बगावत है, और कुछ मामलों में श्वेत अपर मिडिल क्लास भी, जो एआई और जीवन यापन के बढ़ते खर्च के संकट से डरा हुआ है और जिसे लगता है कि व्यवस्था ने उन्हें कोई समाधान नहीं दिया है। बेन, ओवन ने जो कुछ भी अभी कहा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि आप न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ सामाजिक आर्थिक रूप से नीचे खिसक रहे पेशेवर वर्ग के मतदाताओं के सहारे बहुमत नहीं जीत सकते। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ये भी इसका एक हिस्सा है, क्योंकि ऐसे बहुत से वोटर अब ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। आप जानते हैं, उन्हें अब वो सौदा नहीं मिलने वाला जो उन्हें कॉलेज जाकर और नियमों का पालन करके वादा किया गया था, और अब उन्हें लगने लगा है कि उनके हित बाकी वर्किंग क्लास के हितों से काफी मिलते जुलते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर पैसा जो आमतौर पर स्वास्थ्य सेवा में जाना चाहिए था, अब बम खरीदने में जा रहा है, जिन्हें डे केयर सेंटर्स पर गिराया जाता है। ये सोचना कि ये एक नैतिक पाप है कि हम वो पैसा वहां खर्च कर रहे हैं, जबकि उस हर डॉलर को अपने देश में सामाजिक जरूरतों पर खर्च किया जा सकता था। और जाहिर है, सभी के लिए मेडिकेयर को फंड करने का कोई बड़ा रहस्य नहीं है। असल में आप जानते हैं, 2020 में यहां तक कि लिबर्टेरियन मार्केट्स इंस्टीट्यूट ने भी अपनी स्टडी में गलती से ये पाया था कि अगर हम उस सिस्टम की ओर बढ़ते हैं तो असल में इससे मध्यम और मध्यम आय वर्ग के टैक्स पेयर्स के पैसे बचेंगे, जिन्हें प्रीमियम्स और कोपे पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और आप जानते हैं, अगर आप इसका संतुलन मेडिकेयर फॉर ऑल के लिए लगने वाले अतिरिक्त टैक्स से करें तो असल में उनके पास जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। दिलचस्प है हेनरी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि इजराइल डेमोक्रेट्स के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है, जिस तरह से कुछ साल पहले नहीं था? मुझे नहीं लगता कि ये एक लिटमस टेस्ट है। हालांकि कुछ प्रगतिशील मतदाताओं के लिए ये वाकई में एक लिटमस टेस्ट है, और कुछ स्थापित मतदाताओं के लिए इजराइल के पारंपरिक समर्थन को जारी रखना भी एक तरह का लिटमस टेस्ट है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा इस बात का संकेत है कि आप यथास्थिति को उलटने के मामले में कहां खड़े हैं। लेकिन शायद दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिनके लिए यह वाकई में एक लिटमस टेस्ट है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सवाल ये है, सबसे पहले हम अब क्या गाजा युद्ध के चौथे साल में हैं, और वे तमाम दूसरे युद्ध जो इसने प्रायोजित या जन्म दिए हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका की ईरान में भागीदारी उसकी वजहों से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इसे मध्य पूर्व में उस गतिविधि से जोड़ते हैं जो हमास के निर्दोष इजरायली नागरिकों पर बेरहमी से और बिना किसी उकसावे के हमले के साथ शुरू हुई थी, और इजराइल के समर्थन के संदर्भ में रिपब्लिकन मतदाता आधार अभी भी काफी हद तक समर्थन करता है। क्या ऐसा है कि अगर आप 50 साल से कम उम्र के रिपब्लिकन को देखें तो वे अब भी राष्ट्रपति की इजराइल और ईरान से जुड़ी नीतियों का समर्थन करते हैं, और जो मतदाता 50 साल से ऊपर हैं वे भारी संख्या में उनका समर्थन करते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी वोटर की माध्यिका आयु 57 साल है। तो रिपब्लिकन पार्टी अपने मतदाता आधार में पारंपरिक इजरायली गठबंधन के पीछे मजबूती से समर्थन करती है। मुश्किल ये है कि अब डेमोक्रेट्स बढ़ गए हैं, जिनमें से काफी बड़ा बहुमत कम से कम इसे फिर से समायोजित करना चाहता है। ओवन, आप जानते हैं, मैं आपकी राय सुनने में रुचि रखती हूँ। 5 साल बाद क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी काफी हद तक ज्यादा समाजवादी और इजराइल की ज्यादा आलोचक होगी, या फिर ये एक चलन है जो गुजर जाएगा, या फिर कुछ बीच में? लेकिन मुझे जल्दी से 3 बातों का जवाब देने दीजिए। सबसे पहले, इजराइल ने गाजा में अस्पतालों और डे केयर सेंटर्स को निशाना बनाया क्योंकि एक आतंकवादी संगठन द्वारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। सैन्य इस्तेमाल के फॉर मिलिट्री यूज और नागरिक उपयोग के लिए नहीं,
जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्य बन जाते हैं, बशर्ते नागरिक हताहतों की संख्या और अन्य सभी विश्लेषणों के साथ संतुलन बना रहे। इसलिए इजराइल की गाजा नीति को इस तरह से बताना बिल्कुल ही ज्यादा सरलीकृत है। जहां तक रामदास की जीत की बात है, मैं सोचता हूं कि बेंजामिन सही है और उन्होंने जो बात कही है वो सही है। और एक तरह से इन डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनावों में अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक ताकत रहे हैं। या न्यूयॉर्क में जहां आम चुनाव, और आपने देखा है कि ममदानी और एनजी निक्सन जैसे उम्मीदवार फ्लोरिडा में सफल हुए क्योंकि वे अल्पसंख्यक वोट जीतने में सक्षम थे, और अब्दुल एल सैयद जैसे उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए क्योंकि वे उन समूहों में कमजोर थे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। और जहां तक स्वास्थ्य सेवा और उसे लागू करने की बात है, देखिए, ये सच हो सकता है कि समाधान सरल है, लेकिन उसे लागू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने फंडिंग के तरीके के बारे में बताया, आपके डेमोक्रेटिक पार्टी वाले सवाल का जवाब देने के लिए, देखिए, मुझे लगता है कि ये कहीं बीच में है। मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की सारी मांगे और सारी इच्छाएं असल जिंदगी में सत्ता में 5 साल रहने की परीक्षा के दौरान पूरी हो जाएंगी। मुझे फिर भी लगता है, और मैं इस बात को लेकर काफी दृढ़ हूं, कि औसत डेमोक्रेटिक राजनेता और औसत डेमोक्रेटिक मतदाता 5 साल बाद इजराइल का समर्थन काफी कम करेंगे, और आर्थिक रूप से भी वे पिछले 20-30 वर्षों में डेमोक्रेटिक मतदाताओं की तुलना में और भी ज्यादा वामपंथी होंगे। और ये शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवा की लागत में असली बदलाव की मांग करेगा। मुझे लगता है कि यह मांग कहीं जाने वाली नहीं है। और जाहिर है, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठित यहूदी समुदायों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके वोट और प्रभाव इस बड़ी, कहीं ज्यादा बड़ी आबादी के सामने कम हो सकते हैं, जिनकी इन तमाम मुद्दों पर मांगे हैं, जिनमें इजराइल भी शामिल है। बेन, मैंने देखा कि आप सिर ना में हिला रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि अब कोई भी समझदार इंसान इस पर विश्वास नहीं करता। गाजा में हर डे केयर सेंटर, हर कैंसर वार्ड, हर मस्जिद, हर विश्वविद्यालय, हर प्राथमिक विद्यालय जिन पर बमबारी की गई थी, कहा गया कि उन्हें सैन्य लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आप जानते हैं, उन्हें सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां हथियार रखे जा रहे थे। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से कल्पना है, और मुझे नहीं लगता कि इजराइल के बाहर दुनिया में लगभग कोई भी 2026 में अब भी इस पर विश्वास करता है। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से बकवास है। जहां तक अगले 5 सालों में क्या होने वाला है, इसकी संभावनाओं की बात है, मुझे लगता है कि इस बारे में ज्यादा निश्चितता जताना मूर्खता होगी। 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आम अमेरिकियों में हमारे शोषणकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र और हमारे भयानक रूप से यूनियन विरोधी श्रम कानूनों के प्रति जो घृणा पैदा करने वाली बुनियादी ताकतें हैं, और हाँ, एक ऐसी विदेश नीति के साथ जिसमें इजराइल के समर्थन जैसी बातें शामिल हैं, ये सब कहीं नहीं जा रही हैं। और जो कोई भी सोचता है कि ये सब बदल जाएंगी, वो खुद से झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं सुनना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, हेनरी। हाँ, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी काफी समय से वामपंथ की ओर बढ़ रही है, और बड़ा सवाल ये होगा कि क्या डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का राज होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन क्या एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिकी मतदाताओं के बीच समर्थन खो रही है? जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे खुद को डेमोक्रेट कहने के लिए तैयार हैं, क्या वे ऐसा तब भी कर सकते हैं जब लोग वामपंथ की ओर बढ़ रहे हैं? 2024 के चुनाव में कमला हैरिस ने 95% डेमोक्रेट्स और एक स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन जीता। वो चुनाव हारने और लोकप्रिय वोट भी हारने, क्योंकि 1932 के बाद पहली बार ज्यादा मतदाता मतदान केंद्रों पर यह कहते हुए पहुंचे कि वे रिपब्लिकन हैं। मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पॉपुलिस्ट मध्यम वर्ग की आर्थिक मांगों का जवाब ऐसे तरीके से दे सकते हैं जो उन लोगों को ज्यादा आकर्षक लगेगा जो महसूस कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के वामपंथी रुख के कारण वे पीछे छूट गए हैं। औसत डेमोक्रेटिक मतदाता आज से 6 साल पहले की तुलना में और भी ज्यादा वामपंथी हो गया है। औसत डेमोक्रेटिक नेता अपने मतदाताओं के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि इससे सेंट्रिस्ट यानी मध्य मार्गी अमेरिकी मतदाता के साथ भी फासला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर रिपब्लिकन इसका फायदा उठा पाते हैं तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी वामपंथी तो होगी, लेकिन सत्ता से बाहर भी रह जाएगी। हेनरी, मेरा मतलब है, ये कहना भी सही है कि औसत रिपब्लिकन मतदाता भी अब इजराइल के समर्थन से दूर होता दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे डेमोक्रेट्स जो अब और ज्यादा वामपंथ की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज मुख्य रूप से 45 साल से कम उम्र के रिपब्लिकन मतदाताओं तक ही सीमित है। 45 साल से ऊपर के रिपब्लिकन मतदाता, खासकर 50 से ऊपर के, इजराइल का उतना ही मजबूत समर्थन करते हैं जितना वे ईरान युद्ध और गाजा युद्ध से पहले करते थे। और जैसा कि मैंने कहा, रिपब्लिकन प्राइमरी में औसत मतदाता जो ये तय करते हैं कि पदाधिकारी कौन होंगे, उनकी उम्र 57 है। तो हाँ, कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर अमेरिकियों को इजराइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और उनके लिए, खासकर 35 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, इजराइल का मतलब लगभग बीबी नेतन्याहू ही है। और किसी न किसी समय, चाहे वो अक्टूबर हो या कुछ साल बाद, बीबी नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और जब हम एक अलग इजरायली सरकार देखेंगे, भले ही वो सुरक्षा के मामले में सख्त या कठोर हो,
लेकिन जो उनकी कुछ विचित्रताओं और अमेरिका तथा अन्य विदेशी नेताओं के साथ उनके निजी रिश्तों से बाधित नहीं होगी। ये बहुत संभव है कि इजराइल के समर्थन में फिर से बढ़ोतरी हो, जब ये सवाल नहीं रहेगा कि इजराइल मतलब बीबी। दिलचस्प है। ठीक है ओवन, दुर्भाग्यवश मैं अब आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हमें अपने शो के इस हिस्से को समाप्त करना है। हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मैं हमारे सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ ग्लोबल आई पर बने रहिए, हम जल्दी ही वापस आएंगे।